से भाजपा विधायक अरविंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, जिस तरह से अब पंचायत चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है कि 3 बच्चे वाले जो व्यक्ति हैं अब वो भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। इसको लेकर के आप किस तरह से देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और यह देश के लिए बहुत आवश्यक है। देश का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि हिंदुस्तान की आबादी कम होनी चाहिए और ये जनहित में आवश्यक है, देश के हित में आवश्यक है। तो हमारी सरकार ने 2019 में ये डिसीजन लिया था कि पंचायतों में पंचायत चुनाव में वही लोग प्रतिभाग करेंगे जिनके 3 से बच्चे कम होंगे, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, तो न्यायपालिका ने जो आदेश दिया सरकार ने उसका पालन किया। अब हमारी सरकार ने आदेश दिया है कि 2019 से पहले जिनके 3 बच्चे हैं वो तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद जिनके 3 बच्चे होंगे वो चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। इससे कहीं ना कहीं आबादी पर कंट्रोल होगा और साथ साथ मैं तो ये भी चाहता हूँ, पहले प्राविधान था भी कि बच्चों के साथ साथ एजुकेशन भी इसमें लागू होना चाहिए कि जो गांव कम से कम गांव का सभापति हो वो पढ़ा लिखा होगा, तो पंचायतों में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। जितने नियम कानून बनते हैं, सेंटर की योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को धरातल पे जनहित में लागू किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जब पंचायतों के प्रतिनिधि कम पढ़े लिखे होने की वजह से, कई बार अधिकारियों की उनकी सामंजस्य ना बैठने की वजह से कई बार जो प्रतिनिधि होते हैं ये बेवजह बदनाम भी हो जाते हैं। तो जब प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा तो एक तो ईमानदारी से जनहित में काम होंगे, सभी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। तो कहीं ना कहीं सभापति के लिए, ब्लॉक प्रमुख के लिए, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष के लिए तो कहीं ना कहीं योग्यता का भी मापदंड होना चाहिए। बस अब जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया और अब इसको लेकर देखा भी जा रहा है कि तिरंगा शौर्य यात्रा जगह जगह पर चलाई भी जा रही है, उत्तराखंड में भी, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और सैनिकों को किस तरह से सम्मानित आप लोग करने का काम कर रहे हैं? जब देश का नेता ईमानदार हो तो कहीं ना कहीं देश के हित में बड़े कदम उठाए जाते हैं और ऐतिहासिक बदलाव भी आते हैं। जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब से इस देश में आतंकवादी गतिविधियां कभी भी बंद नहीं हुई। हमेशा हिंदुस्तान को अलगाववादी ताकतें अस्थिर करती आई हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आतंकवादियों को करारा जवाब मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला और इसका सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे जांबाज जो इस देश के तीनों सेनाएं हैं, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नेवी हो, इन सब के एक सामूहिक प्रयास से ये जो इस ऑपरेशन हुआ है, इसमें पहलगाम वाली घटना के पश्चात जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है। मैं अपने मोदी जी को और देश के सैनिकों को बहुत बहुत इसकी बधाई देता हूँ और निश्चित ही सैनिकों के सम्मान में और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इतना बड़ा साहसिक काम किया है, इसके लिए तिरंगा यात्राएं निकलनी चाहिए ताकि जो आतंकवादी हैं उनका हौसला पस्त होना चाहिए और जो देश के सैनिकों का सम्मान बढ़ना चाहिए। जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं से तिरंगा यात्रा से उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको सीखने को मिलता है। ये यात्राएं देख के हमारे नए बच्चे सेना में जाएंगे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जज्बा पैदा होगा कि आने वाले समय में हम भी देश की सेना में शामिल होकर हम भी देश के दुश्मनों से लड़ेंगे, तो हम लोगों का भी ऐसा सम्मान बढ़ेगा। तो निश्चित ही ऐसी यात्राएं निकलने से देश का सम्मान बढ़ता है, सैनिकों का सम्मान बढ़ता है और युवा शक्ति को सीखने का मौका मिलता है। और जो राजनीतिक लोग हैं, मोदी जी हैं, उनकी पूरी कैबिनेट है, कहीं ना कहीं उनका भी देश की जनता ने उनका भी हौसला बढ़ाने का काम किया है। जाति जनगणना को लेकर के आपका क्या कुछ मत है, क्योंकि लगातार ये भी मांग चल रही है कि जाति जनगणना भी होनी चाहिए? जाति जनगणना तो जब देश आज़ाद हुआ तभी से जो हमारे देश के दार्शनिक थे, बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लोगों ने हमेशा जाति जनगणना की वकालत करने का काम किया।
लेकिन कांग्रेस ने कभी भी छोटे तबके के लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को, अपवंचित लोगों को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस ने कभी भी नहीं होने दिया। यही वजह है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे लोग कांग्रेस से अलग हो गए। आज देश की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि जातिगत जनगणना होने की वजह से जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनको न्याय नहीं मिला आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सत्ता में भागीदारी के लिए, जातीय जनगणना आवश्यक है। इसी नाते हमारी केंद्र की सरकार ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं इस डिसीजन का मैं स्वागत करता हूँ। वक्फ संशोधन बिल आप लोग लेकर के आए, लेकिन लगातार जो उसको लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं, और वक्फ संशोधन बिल आने से कितना फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? जो वक्फ है ये कहीं ना कहीं दान की श्रेणी में आता है। इसको लोग दान देते हैं जिससे कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इस जमीन को, इस संपत्ति को कुछ लोगों ने अपने निजी संपत्ति या पॉकेट मनी समझ के लोग इसका इस्तेमाल करते आए। अब एक सही कानून बनने की वजह से जिन लोगों ने वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा करने का प्रयास किया, संपत्तियों पे कब्जा करने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं उनके अंदर छटपटाहट है, वो परेशान है। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल मैं अपने इलाके का देना चाहता हूँ। कई लोगों ने वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, वो लोग भी कोर्ट पहुँचे हुए हैं। तो जहाँ दान की ज़मीन है, ये कहीं ना कहीं पूरे समाज के काम आती, एक धर्म से जुड़े हुए लोगों के काम कहीं ना कहीं ये संपदा आती, तो उनके काम तो आई नहीं। लेकिन कुछ माफिया टाइप के लोग जो इस संस्था पे कब्जा किए बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके सर पे चोट पहुंची है, उनको दिक्कत पहुंची है कि उनको लगता था कि ये वक्फ हमारी निजी संपत्ति है, ये सोच के इस्तेमाल करते थे। यह कानून बनने से कहीं ना कहीं इस पे आम जनता का अधिकार होगा। इसीलिए कुछ लोग, हो सकता है कि कहीं एक आध जगह मैं अपवाद स्वरूप कह सकता हूँ कि कुछ गलत भी होगा, लेकिन 99% से ज़्यादा यह लोगों के हित में यह कानून होगा। मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। मज़ार और मदरसों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि कुछ नेता जो है वो कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम है इसलिए कार्रवाई की जा रही है। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे स्टेट की हो। जनहित में सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। कहीं भी सरकारी ज़मीन पे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, इनके बनने से कहीं ना कहीं आवागमन में, ट्रैफिक में ये दिक्कतें आती हैं। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हमारे क्षेत्र में कई जगह मंदिर स्थानांतरित हुए हैं, गुरुद्वारे स्थानांतरित हुए हैं। तो जो लोग इस टाइप की बात बोल रहे हैं कि मस्जिद को देख के, मज़ारों को देख के हटाया गया, ये बिल्कुल गलत है। ये हम मान सकते हैं कि जब मज़ारें ही अनियंत्रित रूप से कब्जा करके बनाई गई हैं और मंदिर कहीं इक्का दुक्का कहीं इत्तेफाक से हैं, तो जैसे जैसे अतिक्रमण बेइंतहा है, जो ज़्यादा मात्रा में अतिक्रमण होगा तो उनकी संख्या भी ज़्यादा कहीं ना कहीं दिखेगी। अब मान लीजिए कि एक ज़िले में 100 जगह मज़ारें हैं जो अतिक्रमण में बनी हुई हैं, तो 100 जगह हटेंगे, और मंदिर 10 जगह हैं तो मंदिर 10 ही जगह हटेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मज़ारों पे ज़्यादा टारगेट किया गया है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जो अतिक्रमण में है उसी को सरकार ने चिन्हित किया है और जनहित में हटाने का काम किया गया है। अगर जो मान लीजिए कहीं नेशनल हाईवे पे मंदिर आ गया, मज़ार आ गई, तो उसके हटने से कहीं ना कहीं जो सड़कें चौड़ी हुई हैं, स्टेट हाईवे बने हैं, नेशनल हाईवे बने हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनहित में बड़े बदलाव हैं और ये आने वाले टाइम में होते रहने चाहिए, जिससे कि आवागमन में दिक्कत ना आए। कहीं मान लीजिए ट्रैफिक की दिक्कत आती है, नेशनल हाईवे कहीं सकरा बन जाता है, स्टेट हाईवे पतले बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सुख में दुख में लोगों को आने जाने में तो दिक्कतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंक्रोचमेंट हटा के, तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता का ही भला है और ये अच्छे डिसीजन है। और ये अच्छे डिसीजन लेने के लिए ईमानदार सरकार होनी बहुत आवश्यक है। इस समय जनता ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें बनाई हैं, इसी नाते इतने कठोर और मजबूत निर्णय जनहित में लिए जा रहे हैं। ये निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन मदरसे भी सील कर दिए जा रहे हैं कई जगह के।
भाई कई जगह हमारे आरटी के विद्यालयों की मान्यता नहीं है, चाहे वो सामान्य शिक्षा वाले हों। हमारे उत्तराखंड बोर्ड से कई जगह आरटी की मान्यता नहीं ली गई है, सीओ से आरटी की मान्यता नहीं ली गई है, अवैध चल गए, तो उनको भी कई जगह सीज किया गया है। ऐसी कई जगह मदरसे भी हैं जहाँ आजकल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। ऐसे समय में मात्र मदरसों में आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के बच्चे भी तो हमारे अपने ही बच्चे हैं। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अगर जो गवर्नमेंट सकारात्मक काम कर रही है, आधुनिक शिक्षा देने का काम कर रही है, कंप्यूटर की शिक्षा देना चाह रही है, तो इसमें गुनाह क्या है? मुस्लिम समाज के बच्चे क्या हमारे अपने बच्चे नहीं हैं? क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जो आरटी की जो राइट टू एजुकेशन है, जो गरीबों की बच्चों के लिए है, निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान है। हमारे मुस्लिम समाज के कई हमारे क्षेत्र में हज़ारों बच्चे आरटी के तहत उनको एडमिशन मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे सीख लेते हुए कहीं अवैध मदरसे चल रहे हैं तो निश्चित ही बंद होने चाहिए। अच्छा भाई साहब, क्योंकि चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में गतिमान है, बड़ी संख्या में दूर दराज से यात्री आ भी रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख भी रहे हैं, क्योंकि अब गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक भी ये यात्राएं चल रही हैं। जो देश विदेश के कोने कोने से उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। मैं सभी यात्रियों का, दर्शन करने वाले पर्यटकों का, मैं उत्तराखंड का एक छोटा सा विधायक होने के नाते मैं सभी यात्रियों का, पर्यटकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारी सरकार समय रहते हुए सारी व्यवस्थाओं को हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के हवाले, अधिकारियों को बाकायदा इसका नोडल अधिकारी बनाया है ताकि किसी भी तीर्थ यात्री को कहीं से कहीं कोई दिक्कत ना आए, ट्रैफिक की दिक्कत ना आए। कहीं भूस्खलन होता है तो सही समय पर सब सुविधाएं पहुंचा दिया जाए, कोई जनहानि ना हो, सबको समय पे अपने तीर्थ यात्राओं पे भगवान देवी देवताओं के दर्शन हो जाएं। इस नाते हमारी सरकार ने समुचित व्यवस्था की हुई है। मैं सभी यात्रियों का स्वागत करता हूँ। बस अब जंगल की आग एक बड़ा विषय है, उसको लेकर के क्या कुछ आप कहना भी चाहेंगे? राज्य सरकार किस तरह से कार्य भी कर रही है कि जंगलों को जो आग से बचाया जा सके? पहले की अपेक्षा अब सरकार के सजग होने की वजह से वन विभाग के एक और सामूहिक, हमारे वन मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले बैठक भी की थी और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है और सभी अधिकारी चौकस होने की वजह से पहले और आज की घटनाओं में जो वनाग्नि हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं काफ़ी बदलाव है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना के समान होंगी और सब अच्छा होगा। बाकी प्रकृति है, कई बार ना चाहते हुए भी कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी, वनाग्नि पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगेगा और सरकार सजग है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। अरविंद पांडे जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान जी, जिस तरह से चारधाम यात्रा भी चल रही है और आंकड़ा भी दिनों दिनों बढ़ रहा है, लाखों लोग अभी तक दर्शन के लिए भी पहुंच चुके हैं, गंगोत्री धाम आपके क्षेत्र में भी पड़ता है, किस तरह की व्यवस्थाओं को भी आप देख रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए? देखिए, इस समय बहुत अच्छी यात्रा चल रही है और भले इस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि इस समय जो यात्रा का जो पीक था वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसके कई कारण हो सकते हैं कि जिस तरह से आपका कुंभ का इस समय वो था, फिर जो अभी जो है युद्ध का जो एक माहौल बना था, उससे भी कई लोगों ने हो सकता है कि यात्राएं कैंसिल की होगी, लेकिन फिर भी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से है और यात्रा को जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार उसको सुगम बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि कैसे जो हमारे देश विदेश से जो हमारे तीर्थाटन पर्यटन जो आएँ उनको कैसे सुगम यात्रा की जाए, उसके लिए शासन, प्रशासन और हम सब लोग जो है प्रयासरत हैं। भाई साहब, क्योंकि बड़ी संख्या में जब तीर्थयात्री पहुंचते हैं, कई बार अव्यवस्थाएं भी देखने को मिलती है और उत्तरकाशी क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है भूकंप से भी पीड़ित रहता है और अक्सर भूस्खलन जैसी समस्याएं भी होती हैं, तो ऐसे में उन व्यवस्थाओं पर किस तरह से फोकस भी किया जा रहा है, किस तरह की टीमें वहाँ पर तैनात भी की जा रखी है? देखिए, SDRF, NDRF और जो हमारी तमाम जो स्वयं सेवक हैं, हमारे NGO हैं, तमाम लोगों को, क्योंकि हमारा जो उत्तरकाशी जनपद है लगातार हमारे
क्षेत्र में, चाहे भूकंप की बात हो, चाहे आपदा की बात हो, चाहे 13 की बाढ़ की बात हो, चाहे 78 की बाढ़ की बात हो, चाहे 2000, लगातार निरंतर हम इन चीज़ों से जूझते रहते हैं। पर संपत्तियाँ बनती है, टूटती हैं, तो लगातार इसके लिए हम पूरे, जिसको कहते हैं कि अलर्ट मूड पर हमारी सरकार, हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो लगातार भी मॉनिटरिंग करते हैं और हम लोग भी मॉनिटरिंग करते हैं। और प्रशासन स्तर पर लगातार इसके लिए पूरा बराबर मॉनिटरिंग की जाती है। उसके लिए टीमों का भी पूरा गठन है कि कहीं पे कोई घटना होगी तो कैसे मतलब उसको जो है जो ज़्यादा नुकसान ना हो उसको कैसे बचाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए लगातार जो है 4 महीने में, 3 महीने में एक बैठक चलती है। और आपदा का जब सीज़न आने वाला था, बरसात का सीज़न, क्योंकि कभी भी कहीं बादल फट जाता है, कभी कोई पहाड़ी दरक जाती है, तो ये समस्या तो पहाड़ के अंदर होती है और ज़्यादा होती है। तो इसलिए बार बार एक घटनाएँ हुई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो है जो टीमें बनी हैं उसके लिए जो है हर समय जो है अलर्ट मूड पर हम लोग जो है प्रयास करते हैं। हमारा प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास किया था। अभी जो गंगनानी के पास, गंगनानी से 1 किलोमीटर पे जो है हेली जो है क्रैश हो गया। तो जैसे स्वयंसेवक गांव के रहते उन्होंने तत्काल जो है, मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 3 मिनट में लगेंगे, 2 मिनट में लगेंगे, उन्होंने तत्काल फ़ोन किया। तत्काल जो वहाँ पे पुलिस वाले थे गंगनानी में और भटवाड़ी में, जो हमारी जो SDRF NDRF की टीम थी वो तत्काल पहुँच गई थी। तो रेस्क्यू करने में कोई टाइम नहीं लगा। तो थोड़ा पहाड़ों में दिक्कत है, खड़ी चट्टान पे वो जो है हेली जा टकराया और उस पर गिर गया। अब क्या तकनीकी खराब हुई क्या नहीं, लेकिन मतलब बड़ी दुखद घटना थी। लेकिन फिर भी जो है तमाम जितने भी वहाँ पर जो स्वयंसेवक लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, वो तत्काल जो है वहाँ पे पहुँच गए थे और तत्काल इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं, जबकि उत्तरकाशी से गंगनानी कम से कम 40 किलोमीटर दूरी पर है, पहाड़ी रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी तत्काल प्रशासन की तरफ से, पूरी मसूरी से पुलिस की तरफ से सारा रेस्क्यू जो है काम जो है तत्काल किया गया। अच्छा भाई साहब, क्योंकि गर्तांग गली बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं, पर्यटन स्थल भी है, और किस तरह से उसका रख रखाव किया जा रहा है, किस तरह से पर्यटक वहां पहुंच करके आनंद ले सकते हैं, उन वादियों में घूम सकते हैं, गर्तांग गली की आपके क्षेत्र में पड़ता है, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं और किस तरह से डेवलप भी किया जा रहा है आने वाले समय के लिए? देखो, ये गर्तांग गली जो है, ये गर्तांग गली जब कभी जो है तिब्बत चाइना के लोग जो है जब व्यापार करते थे और उत्तरकाशी में उसका व्यापार होता, उसको बोला जाता बाढ़ाट। तो इधर से हमारे जो भेड़ पालक थे और जो हमारे घोड़े खच्चर वाले लोग थे, वो लोग भी बताते हैं कि वो भेड़ बकरियां जो है इसी रास्ते चलती थी। घोड़े खच्चर तो नहीं, लेकिन भेड़ बकरियां भी जो है, तो उस किस ज़माने का और लकड़ी का पूरा ये जो जो ट्रैक है, खड़ी चट्टान पे बना हुआ है। कैसे उन्होंने उसमें होल किए होंगे, कैसे वहाँ गए होंगे, कैसे वो लोग रहे होंगे, और उसी कल्पना पे वो लकड़ियाँ सड़ गई थी। उसी कल्पना पे जो है वन विभाग की तरफ से जो है इसको बनाया गया और वन विभाग की रेख देख में जो है लोग गर्तांग गली में घूमने के लिए जाते हैं। उस रास्ते, उस ट्रैक मार्ग से जो है गर्तांग गली तक पहुँचते हैं। तो लोगों उसमें आय का संसाधन भी है। तमाम पर्यटक, ये तो लगा लो मुझे कि जब तक बर्फ़ नहीं पड़ती तब तक लोग जो है गर्तांग गली घूमने, बहुत ही अच्छा हुआ है। और अब तो हमारा जो पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारे हर्सिल वैली में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए, उससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लगा है। और अभी हमारी सरकार वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत जो हमारा जादूंग गाँव है उसको और डेवलपमेंट करने के लिए तैयार है। पहले वहाँ पर जो है इनर लाइन का जो है वो था कि इनर लाइन उसके अंदर जो है बिना भैरव घाटी से परमिशन के लिए नहीं जा सकता, और अब धीरे धीरे इस पर भी काम किया जा रहा है। और उससे लगभग अब हमारी सड़कें चाइना बॉर्डर तक पहुँच गई है। और हमारी सरकार भी चाहती है कि जो बॉर्डर से लगे गाँव हों, वहाँ पर हमारे भेड़ पालक हैं, हमारे जो बागवानी करते हैं वो लोग वहाँ पर रहें, उनको सुविधा मुहैया कराई जाए। तमाम देश विदेश का तीर्थाटन पर्यटन यहाँ पर आए। तो मतलब इस तरह के हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे माननीय मोदी जी बॉर्डर के लगे हुए गांव को और अच्छा विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, कनेक्टिविटी क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है, ताकि जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि अब 4 धाम पे भी अगर यात्री जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा सकते हैं, रोपवे सिस्टम बनाए जा रहे हैं कई जगह पर। अब क्या माना जाए, कनेक्टिविटी को किस तरह से बेहतर कर रहे हैं, सड़कों को किस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं आप, ताकि आरामदायक सफ़र हो सके लोगों का? देखो, निरंतर लगातार कोई चीज़ दिखती है तो उसको ठीक करने का काम किया जाता है। अभी जैसे
केदारनाथ में रोपवे की बात हो, आपका जो हमारा यमुनोत्री धाम है उसको और सुगम बनाने के लिए वहाँ पे भी जो है रोपवे का जो है काम शुरू हो चुका है। इसी तरह से हमारे जो गंगोत्री में है और हमारे जो खरसाली में है, तो गंगोत्री धाम के लिए झाला में हमारे जो तमाम जो हेली सेवाएं जो है शुरू हो चुकी हैं, आज से नहीं 1 साल से शुरू हो चुकी हैं और लगातार हेली से भी जो है यात्री वहाँ पे जो है झाला से गंगोत्री जाते हैं। वहीं पे धराली के ठीक पीछे जो है एक हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ से भी जो है यात्री लगातार जो है अपनी हेली सेवाओं से जो है गंगोत्री पहुँच रहे हैं। तो सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि यात्रा और अच्छी सुगम बने। जो दिक्कतें जैसे अभी टनल पार्किंग की बात की जा रही कि और पार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो टनल पार्किंग के लिए भी जो है प्रस्ताव पारित हो गया। गंगोत्री को और अच्छा करने के लिए जहाँ पे जो दिक्कतें हैं, जैसे वहाँ पे संकरा अंदर गली है, वहाँ पे बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो उसको चौड़ीकरण के लिए और पल्ली पार से पुल बनकर उधर से एक ट्रैक मार्ग, ताकि यात्री इधर से जाए और उधर से कहीं दिक्कत ना हो, तो उसके लिए भी पैसा स्वीकृत भारत सरकार ने कर दिया है। लगभग 25 करोड़ की किस्त जो है, पहली किस्त जो है लगभग जो है उत्तराखंड सरकार को दे दी गई है। इसी तरह से यमुनोत्री में भी यमुनोत्री धाम को अच्छा करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हमारा सिर्फ अब यह है, मुझे लग रहा है कि इस वर्ष में जो हमारी ऑल वेदर सड़क है, जो हमारी, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं कि बड़ी तीचुंगी से लेकर गंगोत्री तक 100 किलोमीटर का जो चौड़ीकरण नहीं हुआ है, उसको चौड़ीकरण करने के लिए सरकार और भारत सरकार पूरी प्रयासरत है। पर्यावरण एनजीटी इको सेंसिटिव जोन के चक्कर में फंसी हुई है, लेकिन अब जो माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, वो कह रहे हैं कि लगभग अब सड़क के लेंस में, और इसको तत्काल इस काम को करवाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। बस अब मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से गंगोत्री और यमुनोत्री 2 धाम उत्तरकाशी क्षेत्र में पड़ते हैं, आप भी उत्तरकाशी से आते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि पानी भी रहता है, लेकिन फिर भी पेयजल की समस्या हर साल देखने को मिलती है। इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को मुहैया हो सके पीने का पानी? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमियां, गलतियां, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वहाँ के जो लोग हों, चाहे हम लोग हों, हो जाती है। क्योंकि अभी माननीय मोदी जी का जो विज़न था, हर घर नल हर घर जल, लेकिन पहाड़ों में जो सर्वे हुआ और जो हमारे मूल स्रोत है, अब उस मूल स्रोत तक ही सीमित रह गए, आगे स्रोत कहीं ढूंढा नहीं गया। और भी स्रोत होंगे तो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पे स्रोत मिलता, तो जो सारे गांव थे वो टच होते। लेकिन जो सर्वे में जो वहाँ उस समय की टीम रही होगी, विभागीय टीम रही होगी, जो हमारे प्रधान रहे होंगे, उन्होंने अपने जो जिस स्रोत से पानी जाता था उसी स्रोत से टेप किया और उसी पानी को पहुंचा दिया। वास्तव में वो स्रोत तब से चल रहा है जब उस गांव की जनसंख्या मुश्किल से 20-25 परिवार रहे होंगे, और आज उसी गांव में 250 परिवार हो गए। तो गर्मियों में कहीं ना कहीं पानी का पहाड़ों में थोड़ा सा जो पानी के स्रोत है कम हो जाते हैं, और कम होने से बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। हर जगह जो है आपका जो क्या कहते हैं उसको, जो ये जो पंपिंग योजना, हर जगह पंपिंग योजना पहाड़ों में नहीं खुल सकती है। तो फिर भी हमने प्रयास किया, जैसे उत्तरकाशी शहर है, उसके लिए जगह जगह पंपिंग योजनाओं का भी हमने शुरुआत कर दी है। जगह जगह पंपिंग योजना, लगभग 4-5 पंपिंग योजना हमारे उत्तरकाशी में शुरू हो गई है। तो हल्की फुल्की दिक्कतें आती है, फिर क्या होता है कि 6 महीने के लिए जो है बिजनेस बंद हो जाता है। और माननीय मोदी जी का जो अपना जो एक मानना है कि लगातार शीतकालीन अगर यात्रा चलेगी तो जो दिक्कतें आएंगी उसका समाधान हो सकता है। अब क्या करते हैं कि 3-4 महीने का जो है यात्रा चलती है और उसके बाद यात्रा रूट पे होटल बंद हो जाते हैं, तो फिर कोई पानी की तरफ कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, कोई ध्यान देता नहीं है। और जब यात्रा खुलती है तो उसमें सब पानी पानी करते हैं कि पानी का, तो ऐसा नहीं है। पूरी व्यवस्था पानी की भी चकाचौंध की गई है। और ऐसी कहीं पे भी उत्तरकाशी में, मैं अपने गंगोत्री विधानसभा में बता रहा हूँ कि पानी की कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आई है। लेकिन हर साल काम करना पड़ता है। जैसे जो बर्फ़बारी का इलाका है वहाँ, जैसे हरसिल है, धराली है, झाला है, सुक्की टॉप है, ये सारी लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है, ग्लेशियर आता है, तो लाइनों का पतन, तो उसको हर साल काम कराते हैं। और यात्रा सीजन से पहले जो लाइनें उनको दुरुस्त की जाती है। जिन जहाँ जहाँ पे मार्केट हैं, चाहे वो सेंज के पास हो, चाहे लाटा के पास हो, चाहे मनेरी के पास हो, वहाँ भी हम लगातार प्रयास करते हैं कि यहाँ भी जो है
किसी भी यात्रियों को, तीर्थाटन को, पर्यटन को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए भी लगातार जो हमारा जल संस्थान का विभाग है, जो हमारी सरकार है, हम सब लोग प्रयासरत रहते हैं। और हर जगह हैंडपंप लगे हैं, पानी की ऐसी व्यवस्था है, हर जगह हैंडपंप लगे हैं। फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि हर जगह जो हमारी पेयजल योजना वो पहुँचे और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए सूरज चौहान जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।